नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजभवन में आपका स्वागत है। कश्मीर फाइल फिल्म का एक मशहूर संवाद रहा, गवर्नमेंट तो उनकी है पर सिस्टम तो हमारा ही चलेगा। ऐसे ही हालात आमतौर पर देखने को आते हैं। विचारधारा कोई भी हो, लेकिन सिस्टम में जब बेईमान किस्म के अधिकारी बैठे हों और सिस्टम उनके अनुकूल यानी एक राय हो, तो सब मिलजुल कर वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। छत्तीसगढ़ से तमाम घपले घोटालों की खबरें आती रही। भूपेश बघेल साफ तौर पर निशाने पर रहे। जो राजनीति के कम जानकार है या समाचारों से थोड़ा कम नजदीक रहते हैं, उन्हें लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसलिए भूपेश बघेल को निशाने पर लिया जा रहा होगा। लेकिन जो थोड़ा भी अध्ययन करते हो, उन्हें अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा कि किस तरह से सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का सवा सत्यानाश करवाने में न केवल भूपेश बघेल की सरकार बल्कि सरकार चलाने वाले वो प्रशासनिक अधिकारी बराबर के जवाबदार थे, जिसमें कई बड़े बड़े सूरमा अभी भी जेल में हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण हुए 25 साल हो गए और इन 25 सालों में 9 एसडीएम स्तर के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। उसमें से 7 तो अकेले सिर्फ 1 साल में हुए हैं, यानी विष्णुदेव साय सरकार के समय बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जेल जा रहे हैं। और तो और 7 आईएएस अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। इस बारे में कल मैंने जो विस्तार से विश्लेषण दिखाया था, उस पूरी खबर को देखने समझने के बाद आम जनता की काफी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं, क्या अभी भी ऐसे ही लोग बैठे हैं जो गलत कार्यों को परिचय दे रहे हैं? तो हमारा इस बारे में कहना है कि हाँ, मौजूदा दौर में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। गंदगी पूरी तरह साफ होनी चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि प्रशासनिक अमले में बैठे हुए लोगों को बहुत कुछ पता है। हमारी भी मुलाकातें होती है और ऐसे लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। बावजूद इसके वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं कि हम तो संघ की पृष्ठभूमि से हैं, हमारे फलाने पिता, हमारे फलाने दादा जनसंघ से जुड़े रहे थे। ऐसी सफाई तभी दी जाती है जब कहीं ना कहीं असुरक्षा का बोध हो। गहराई से समझने वाली बात यह है कि भारत में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर 15 राज्यों में सरकार है और कुल मिलाकर अपने सहयोगी दलों के साथ 21 राज्यों में सरकार है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते ही जिस तरह से उनके विरुद्ध आरोप लगते रहे और उनके करीबी बड़े बड़े अधिकारी साफ तौर पर फंसते हुए नजर आए, तब ऐसे दौर में यह अंदेशा हो गया था कि देर सवेरे यदि सरकार नहीं रही तब क्या होगा, और यदि सरकार रही तब भी। केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से जांच कर रही है, वहां जबरदस्त टेक्निकल सपोर्ट लिया गया। व्हाट्सएप से बातें होती थी, व्हाट्सएप से चैटिंग होती थी, लेन देन भी कैश में हो रहा था, खोखे में पैसा आता था। राम गोपाल अग्रवाल जब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, तब कांग्रेस कार्यालय में जिस कार्टून में पैसा आता था, बताया जाता है कि राजीव भवन के 2 दरवाजे हुआ करते हैं, जिसमें एक दरवाजा बंद करवा दिया जाता था, सीधे बेसमेंट में गाड़ी आती थी और जो खोखे होते थे उसमें लिख दिया जाता था, जिससे पता चल सके कि उसमें कोई बुक्स है या प्रचार की सामग्री है। लेकिन राम गोपाल अग्रवाल के पास 850 करोड़ रुपए किस तरह से बिट्टू भैया के माध्यम से पहुंचे, इस बारे में ईओडब्ल्यू बिट्टू भैया और दीपेन चावड़ा, जो कि अनवर ढेबर के बेहद करीबी रहे, शराब घोटाले मामले में उन्हें रिमांड पर लेकर अलग अलग और आमने सामने की भी पूछताछ हो रही है। बीते 24 सितंबर को भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चेतन बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां बिट्टू भैया उर्फ चेतन बघेल को 6 अक्टूबर के लिए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की कस्टोडी रिमांड पर भेज दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि दीपेन चावड़ा भी 29 सितंबर तक ईओडब्ल्यू की कस्टोडी रिमांड पर हैं। अंदर खाने की जानकारी यह आई है कि इन दोनों से बिग बॉस व्हाट्सएप चैट में होने वाली चर्चा और सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में ढेर सारी जानकारियां जुटाई जा रही है। ईओडब्ल्यू के सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से बातचीत हो रही है, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, उससे लग रहा है कि कुछ और बड़े सफेद पोश बेनकाब होने वाले हैं। रिमांड की बात से एक बात ध्यान में आई, 2003 बैच के आईएएस अधिकारी निरंजन दास, जो कि शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है, पुराने आबकारी आयुक्त रहे हैं, ये भी रिमांड पर है। इन्हें होटल कारोबारी नितेश पुरोहित और यश पुरोहित के साथ रिमांड पर लिया गया है। रिमांड पर ले जाने से पहले निरंजन दास की इस हालत को आप देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, इन्हें अपनी करनी के कारण आज मुंह छिपाना पड़ रहा है।
कभी डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय जब ये भिलाई नगर निगम के कमिश्नर हुआ करते थे, तब कुछ बड़े बड़े नेताओं से इनके बेहद नज़दीकी संबंध थे। उस समय निरंजन दास ऐसा व्यवहार और ऐसा दावा किया करते थे कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, निरंजन दास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तब की भूपेश सरकार के इतने खास हो गए कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें शराब घोटाले की व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया, जो आज मुंह छुपा रहे हैं, मुंह में मास्क लगाए हुए हैं। यही निरंजन दास है। कैमरे में एक बार तो इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। जब तक निरंजन दास गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब प्रशासनिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि निरंजन दास को जो करीब से जानते हैं, 3 तिकड़म में माहिर रहे हैं। एन के प्रकारण कानूनी दावपेच से ही सही अब तक गिरफ्तारी से बचे हुए थे। लेकिन ईडी के दावे के अनुसार 2174 करोड़ के शराब घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने जिस तरह से 3200 करोड़ के इसी शराब घोटाले के बारे में व्यापक और वृहद स्तर पर जांच पड़ताल शुरू की है, जिस तरह से वैज्ञानिक आधार पर पड़ताल की जा रही है, दीपेन चावड़ा और चेतन बघेल से जो पूछताछ हो रही है, उस बारे में ये पता चला है कि पूछताछ में चेतन और दीपेन से घोटाले की विस्तृत प्रक्रिया, लेन देन और संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ के साथ उसे क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने टेक्निकल आधार पर जिस तरह से पूछताछ की है, वहाँ इस बात की सख्त निगरानी भी रखी जा रही है किसी तरह सबूतों से छेड़छाड़ या गुमराह करने वाले उत्तरों को कैसे रोका जाए। पूछताछ पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू, जो कि राज्य सरकार का ही हिस्सा होता है, उसकी पड़ताल में डिजिटल डेटा, बैंक लेन देन और दस्तावेजी सबूतों की गहराई से पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जांच नई दिशा में आगे बढ़ रही है। वहां से कई और बड़े चेहरे निश्चित रूप से बेनकाब होकर रहेंगे। इसी शराब घोटाले मामले में ईडी ने 4 बड़े बड़े बस्तों में करीब 7000 पन्नों के जो आरोप पत्र प्रस्तुत किए, उसमें वो सबूत भी थे, वो चैट भी थे, जिससे पता चलता है किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा था और कौन से अधिकारी का मामला हनी ट्रैप से जुड़ा था। मीडिया तक वो व्हाट्सएप चैट उपलब्ध करवा दी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ सार्वजनिक होगा, खुलकर होगा। खासकर बिग बॉस नामक उस चैट में जो जो बातें लिखी है वो बेहद हैरान करने वाली है। खासकर सौम्या चौरसिया और अनिल टुटेजा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जाति सूचक शब्द मारवाड़ी तक का इस्तेमाल कर रहे थे और कई ऐसे अपशब्द जिसे मैं ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता। बिग बॉस के नाम से संचालित इस व्हाट्सएप ग्रुप के चैटिंग में जो बातें होती थी वो आप अपनी स्क्रीन में इसके पहले भी देख चुके हैं और कई तरह की बातें और तथ्य रुक रुक कर सामने आ रहा है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि ईडी ने सिर्फ शराब घोटाले मामले में जो चार्जशीट प्रस्तुत की है उसकी पंक्तियां बेहद हैरान करने वाली है। इस चार्जशीट में लिखा गया है कि चेतन बघेल ही इस शराब घोटाले के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था, जिसने करीब 200 करोड़ रुपए की सीधी कमाई खुद अपने लिए की, जबकि 850 करोड़ रुपए कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचा दिया। अब यहाँ यह समझना होगा कि क्या चेतन बघेल सिर्फ शराब घोटाले में थे, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि कोयला और डीएमएफ घोटाले में भी साफ तौर पर चेतन बघेल का नाम सामने आया, जिन्होंने मुख्यमंत्री का पुत्र होने के बावजूद कम आयु में इस तरह के गोरख धंधों में अनुभव की अपनी कमी को स्पष्ट रूप से दिखाते हुए जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह से बिग बॉस नामक व्हाट्सएप चैटिंग से शब्दावली का इस्तेमाल किया गया और अपने पिता की पोजीशन की वजह से वो उस समय तो बचते रहे जिस समय उन्हें गिरफ्तार होना था, लेकिन आज ये माना जा रहा है क्योंकि सिस्टम बदल गया है और केंद्रीय एजेंसियां की वक्र दृष्टि सबूतों के साथ उनके साथ खड़ी है, इसलिए अब उनका बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। चेतन बघेल के बारे में ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है, और इस सिंडिकेट के शीर्ष पर खड़े थे तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल। उनकी भूमिका महज प्रतीकात्मक नहीं बल्कि निर्णायक और निर्देशात्मक थी। वह इस सिंडिकेट द्वारा एकत्र किए गए तमाम अवैध धन के हिसाब किताब के लिए जिम्मेदार हैं। इन धन संग्रह से जुड़े विवरण और तमाम बड़े फैसले उनके निर्देश पर लिए जाते थे। मुख्यमंत्री का पुत्र होने की वजह से इस सिंडिकेट के निरंतर और अंतरिम प्राधिकारी बन गए थे। हमारे पास भी बिग बॉस की वो चैट की कॉपियां हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोबाइल नंबर 9424170640 जो कि सौम्या चौरसिया का है, उसके द्वारा किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, इसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ऐसे ही अनिल टुटेजा सहित
तमाम बड़े बड़े अधिकारी इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, जिसे संचालित करने वाले चेतन बघेल थे। ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़ा है। स्थानीय स्तर पर कुछ बड़े बड़े पुराने अधिकारी भूपेश बघेल सरकार के जमाने में घोटाले में सहभागी थे, वो आज की तारीख तक बच रहे हैं क्योंकि उनके विरुद्ध सबूत सार्वजनिक नहीं हुए हैं। हमारे पास कुछ ढेर सारी जानकारी और सबूत चल कर आ रहे हैं। कुछ गहरी जानकारी ईडी के पास है और ईओडब्ल्यू के पास भी है, लेकिन उन बड़े बड़े अधिकारियों का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ मीडिया के दोस्तों से कुछ खबरें प्लांट करवाई जा रही है। अपराध की दिशा को कुछ और मोड़ देने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम सीधे सीधे साफ साफ सीधी सपाट बात करते हुए एक लाइन में ये बात समझा दे रहे हैं, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि जिसने जैसा किया है उसे अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी होगी। सब कुछ सार्वजनिक हो जाएगा बहुत जल्द ही, बड़े खुलासे के साथ। बहुत जल्द ही मैं आपसे एक बार फिर मिलूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारा मानना है अच्छे लोग राजनीति में आए, सिस्टम को सुधारें। बेईमान और धूर्त किस्म के लोग राजनीतिक सिस्टम में हावी होकर देश और समाज का अहित करते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति का उद्धार नहीं होगा। बुरे लोग राजनीति में काबिज हैं और राजनीति को बदनाम करते हैं कि राजनीति बुरी है, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं है, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।